ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे RAW मतलब रॉ के बारे में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा खुफिया तंत्र है, जासूस करने वाला एक एजेंसी है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि RAW रॉ कैसे बना, उसको बनाने में किसका हाथ था, उसके अंदर कौन कौन सी एजेंसियां काम करती है, ठीक है, वो किस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, उसका मोटो क्या है और कौन कौन से ऑफिसर्स उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑफिसर को वो लेता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है RAW का लोगो, और ये वाला आप लोगों में देख सकते हैं एक टाइप का एम्बलम बना हुआ है, और यहाँ पे घोड़ा है और यहाँ पर हाथी है और यहाँ RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि RAW का मेन काम क्या है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW का फुल फॉर्म होता है रॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलरली। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो इंडिया का एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि फॉरेन के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के में काम करता है। वो इंडिया का ये देखता है कि इंडिया को कहीं कुछ खतरा तो नहीं है। उसका मेन काम क्या है, तो वो फॉरेन इंटेलिजेंस मतलब जो दूसरे देशों में इंडिया के खिलाफ अगर कुछ काम हो रहा हो या जो जिससे कि इंडिया का हित जुड़ा हुआ हो, उन सब चीज़ों के बारे में वो खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। ठीक है, और फिर देखता है कि काउंटर टेररिज्म मतलब कि जो टेररिस्ट लोग हरकत कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि इंडिया में हमला कर दिया जाए, तो उसके खिलाफ जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाया जाता है, जो सिविल सर्विसेज और जो मिनिस्टर्स पॉलिसी बनाते हैं, उनको एडवाइस करना कि ऐसे ऐसे आप बनाइए तो बेटर होगा। ठीक है, फिर भारत का जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, जैसे कि ट्रेड करना है या फिर आपको काउंटर ऑपरेशन करना है टेररिज्म के खिलाफ, तो इन सब में ये मदद करता है। ये जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग था रॉ, ये भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था 1998 में, पोखरण वाला, तो इसमें रॉ का बहुत बड़ा हाथ था। वो CIA को, जो अमेरिकन खुफिया तंत्र है, उसको जानने नहीं दिया था कि भारत में ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अब जो हेड होता है रॉ का, वो एक सेक्रेटरी होता है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट का होता है। ठीक है, मतलब वो हाईएस्ट रैंक का होता है। सेक्रेटरी मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी का जो सेक्रेटरी होता है, वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को हेड करता है, और ये जो हेड करता है वो डायरेक्ट PM के अंतर्गत आता है। मतलब सबसे टॉप पर है PM, उसके नीचे आ गया आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट। ठीक है, और वो जो डेली बेसिस पे या फिर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे क्या कैसे काम कर रहा है, इन सब के बारे में वो प्राइम मिनिस्टर को बताते रहते हैं। ठीक है, रॉ का फॉर्मेशन हुआ था 21 सितंबर 1968 को। इसका हेडक्वार्टर है CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, और इसका मेन मोटो क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि पहले हम लोग को लॉ कानून को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर कानून प्रोटेक्ट होगा तभी कानून इंसानों को, जो भारतीय है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर को हर चीज़ ये बताएगा। ठीक है, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो प्राइम मिनिस्टर को बताएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रॉ कैसे बना और क्यों बना, इसको बनाने का ज़रूरत क्या पड़ा। तो जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, तो जो उस समय के आर्मी स्टाफ के जो चीफ थे, वो बोले क्या कि हम लोग को एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें कि हम लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकें, मतलब दूसरे देशों की खुफिया जानकारी निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों का पलड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है, फिर 1966 के समय में बोला गया कि हाँ ठीक है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी को बनाना चाहिए। ठीक है, फिर जब इंदिरा गांधी आई 1969 के लगभग में, 66-7 के लगभग में, तो वो बोला गया कि एक ठीक है, एक सिक्योरिटी सर्विस बनाते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का भारत के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो उस समय IB का जो हेड था, तो IB तो पहले से ही इंटेलिजेंस एजेंसी था, बोला गया कि नहीं, एक दूसरा सिक्योरिटी सर्विस हम लोग बनाएंगे, IB तो है ही, एक और हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उस समय जो हेड था RN काव, वो जो डिप्यूटी डायरेक्टर थे IB के, वो एक बोला गया कि ठीक है, हम आपके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक एजेंसी का वो ब्लूप्रिंट तैयार करके PM को रिपोर्ट किया। ठीक है, तो जब PM को रिपोर्ट किए तो वो बोला गया ठीक है, चलो हम लोग एक नया एजेंसी बनाते हैं, इसका नाम दिया जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और उसका हेड जो होगा वो काव ही थे, मतलब RN काव। ठीक है, तो अब बोला गया कि रॉ को क्या काम दिया जाए, तो उसको बोला गया ठीक है, आप जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होता है, मतलब दूसरे देशों में जो हमारे खिलाफ या हमारे साथ में कुछ भी हम दूसरे देशों में होगा, उसके बारे में आप पता करिए, उसमें क्या जो भी इंसान हमारे कुछ खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है या हम लोग के साथ जो उसका इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप पता कीजिए। तो जब रॉ स्टार्ट हुआ तो उसके पास मात्र 250 एम्प्लॉयज़ था, और उसका जो बजट था वो लगभग 20 मिलियन रुपीज़ था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसका बजट बढ़ता गया और इसका एम्प्लॉयज़ भी बढ़ता गया। 2007 के लगभग में एक रिपोर्ट है कि रॉ का जो बजट है वो लगभग $150 मिलियन है।
ठीक है, या फिर 100 मिलियन डॉलर से 150 मिलियन डॉलर के अंतर्गत है, क्योंकि ये एक खुफिया एजेंसी है इसलिए इसके बारे में कुछ हम लोग को सही से पता नहीं है। अब रॉ के अंतर्गत बहुत सारा एजेंसीज़ को ला दिया गया, क्योंकि बोला कि रॉ का स्कोप तो बढ़ने लगा, अब रॉ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने लगा। तो बोला ठीक है, आपके अंदर कुछ एजेंसीज़ काम करेंगी, उन एजेंसीज़ को रॉ के अंतर्गत काम करने के लिए इजाज़त मिला। कौन कौन सा एजेंसी था उसमें? एक था रेडियो रिसर्च सेंटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक, ठीक है। तो ये एक एजेंसी था जो कि रिसर्च करने के लिए कि दूसरे देशों में हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि हम लोग कश्मीर से जाएंगे और हमला करेंगे। रॉ पता कर लेगा कि अच्छा ये लोग कश्मीर से आ रहा है, तो इंडियन आर्मी जो है पहले वहाँ पर अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा इंडिया को, इसमें टेररिस्ट लोग कामयाब नहीं हो पाएगा और इंडिया कामयाब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा जो सर्विस दिया गया वो था एविएशन रिसर्च सेंटर। एविएशन रिसर्च सेंटर को बोला गया कि आप जो है एरियल मतलब हवाई तौर पर ये देखिए कि दूसरे देशों में हमारे खिलाफ या हमारे साथ कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोस्ट है जो हम लोग के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अब जैसे डोकलाम वाला हुआ, डोकलाम वाला जो किस्सा हुआ उसमें भी रॉ का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, क्योंकि वो पता करते रहा ऊपर से एविएशन रिसर्च सेंटर से कि कहाँ पर चाइना अपना बेस बना चुका है, ठीक है। और इसलिए रॉ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो जाता है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट काम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चाइनीज़ और पाकिस्तानी बॉर्डर तो हम लोग से सटा हुआ है और ये दोनों हमारा दुश्मन है, दुश्मन के जैसा ही है। तो ये दोनों जो दुश्मन भाई हैं, इन दोनों को जो बॉर्डर से सटे हुए कंट्रीज़ हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंतर्गत जो ARC आता है वो क्या करता है, इसका फ़ोटोज़ वो लेता है, इसका वीडियोज़ लेता है और ये बताता है कि यहाँ पर मिलिट्री पोस्ट है, ठीक है। 1970s के लगभग में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को भी रॉ के अंतर्गत कम कर दिया गया, रॉ के अंतर्गत ला दिया गया। क्यों ला दिया गया? क्योंकि उस समय बांग्लादेश में जो बंगाली रिबेल्स था, जो बांग्लादेश आज़ाद करने के लिए ढाका में जो हंगामा हो रहा था, 1971 में हुआ है ना बांग्लादेश आज़ाद, तो 1970s के लगभग में जो बांग्लादेशी रिबेल्स था वो बहुत हंगामा कर रहा था, तो उसके इसलिए रॉ के अंतर्गत स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लाया गया, जिससे कि वो बंगाली रिबेल्स को, बंगाली जो उत्क्रमित थे उसको देखा गया कि वो कैसे उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। फिर 2004 में इसका स्कोप और बढ़ा दिया गया और एक नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम बदल करके नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि जो भी इमेज या फिर कुछ भी अगर ऐसा आता है जो जिसमें कि ARC का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और इमेज और कम्युनिकेशंस कुछ भी अगर आता है, जैसे हाफिज़ सईद किसी से बात कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन रॉ के पास आया, तो ये फिर क्या करेगा, उस पर रिसर्च करेगा और पता करेगा कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे, कहाँ बात कर रहे थे, इंडिया को उससे क्या खतरा हो सकता है और वगैरह वगैरह, ठीक है। अब रॉ का कुछ कुछ काम है, ऑब्जेक्टिव से मेन काम है। तो मेन काम क्या है उसका? तो रॉ का जो मेन काम है वो है कि पॉलिटिकल, मिलिट्रिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट जो अलग अलग कंट्रीज़ में हो रहा है, जिससे कि इंडिया का डायरेक्ट रिलेशन है, उसके बारे में वो मॉनिटर करते रहता है, उसके बारे में वो देखते रहता है और वो बताता है जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया का कैसे हो। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया और फ्रांस का बहुत अच्छा रिश्ता है और फ्रांस और इंडिया बहुत अच्छे संबंध में है, और मान लेते हैं कि फ्रांस में कुछ है ऐसा कि साइंटिफिकली वो इंडिया को दिक्कत करेगा, तो फिर इंडिया वाला ऐसा पॉलिसी लगाएगा कि फ्रांस को मजबूर कर दे कि फ्रांस ऐसा कुछ नहीं करे। तो इसमें भी रॉ का बहुत बड़ा हाथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि जो इंटरनेशनल का जो पब्लिक ओपिनियन है वो भारत का जो गवर्नमेंट है वो अच्छे, जैसे इंटरनेशनली जो मीडिया है या फिर जो उसका पब्लिक ओपिनियन है वो भारत के हित में हो, ठीक है। इसके लिए भी उसको बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो भारत का नेशनल इंटरेस्ट है उसके अंतर्गत जितना भी ऑपरेशन आता है वो भी रॉ को देखना पड़ता है। फिर अगर कोई भी टेरर ऑपरेशन, जैसे कि टेररिस्ट लोग, आतंकवादी लोग अगर इंडिया में हमला करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कैसे रॉ ऐसा काम करे कि वो जो आतंकवादी हमला हो वो बहुत कम हो जाए। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 2 साल 3 साल में एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी लोग बहुत सारा प्लानिंग करता हो कि हम लोग को इस साल में 50,000 हमला करना है इंडिया पे। तो रॉ जो है वो सारा उसका जो प्लानिंग है उसको निस्तनाबूद कर देता है वहीं पर, ठीक है। तो इसलिए रॉ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद रॉ देखता है जो पाकिस्तान एक जो रॉग स्टेट है जो भारत से इन्वी करता है, उसके खिलाफ वो काम करना चाहता है रॉ, और देखता है कि उसको जो पाकिस्तान को जो सप्लाई है मिलिट्री का वो कम से कम हो, ठीक है। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका है और जो भी उसका भाई है चाइना, उसके साथ वो कैसे कम से कम मिलिट्रिकली सपोर्ट ले सके, और मिलिट्रिकली अगर कम सपोर्ट लेगा तो वो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट की, रॉ में कैसे आदमी जो ऑफिसर्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जो क्लास 1 का एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो मतलब जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सिविल सर्विस के जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली यूपीएससी से जाते हैं। उसके बाद सिविल सर्विस वाले जब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में लबासना में जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर रॉ जो है एक कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करता है और चुन लेता है वहाँ से। वो चुनता है कुछ कुछ ऑफिसर्स को, ठीक है आप मेरे लिए काम करिए। और वो कैसे चुनता है तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता है, उसका दिमाग का देखता है कितना ये तेज है, ठीक है। उसके बाद उसका इंटरव्यू लेता है और फिर रॉ उसको 1 साल के लिए अपने साथ रख लेता है, ठीक है। और भी ऑफिसर्स को रॉ लेता है। अब वो कौन से ऑफिसर्स होते हैं, अब ये ऑफिसर जो होते हैं वो नॉर्मली आर्म्ड फोर्सेस जो सीएपीएफ हो गया और जो आईबी हो गया, फिर आपका आर्मी ऑफिसर्स हो गया, इन लोगों से जो ऑफिसर्स बनते हैं उसको भी रॉ में डाला जाता है। या फिर जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स ग्रुप ए के होते हैं उसको भी लाया जाता है। या फिर जो डिफेंस सर्विस जैसे एनडीए हो गया, ये सब का जो ऑफिसर्स होते हैं उसको भी रॉ में लाया जा सकता है, ठीक है। अब नॉर्मली जो उसका सेक्रेटरीज होता है, रॉ का जो हेड पोस्ट होता है उस पर नॉर्मली आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस ऑफिसर जो कि यूपीएससी से निकलते हैं उसी का कब्जा रहता है, ठीक है। रॉ जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में लिंग्विस्टिक मतलब जो नॉर्मल किसी एक भाषा में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो ऐसे इंसान को लेता है, ताकि जैसे कि कोई उर्दू में एक्सपर्ट है तो जो उर्दू जानता है वो अच्छे से उर्दू समझ सकता है, जो फ्रेंच जानता है अच्छे से वो फ्रेंच समझ सकता है। तो ऐसे ऑफिसर्स को भी रॉ अपने साथ लेता है, ठीक है, और उसको अच्छे से सर्विस में देता है, उसको रॉ में सर्विस करने के लिए अलॉट किया जाता है, बुलाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कि रॉ का मेन फंक्शंस कैसा है, वो कैसे इतना काम तो रॉ कर लिया, लेकिन वो कैसे करता है इतना काम, ठीक है। तो ये क्या करता है रॉ, साइकोलॉजिकल वारफेयर मतलब जो दिमाग से जंग कैसे होता है वो करता है। दूसरे देशों का अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट इनपुट है तो वो कैसे उसको हासिल कर सकता है, और हमारा देश का जो इम्पॉर्टेंट इनपुट है वो उसके पास नहीं जाए वो कैसे कर सकता है। जो इम्पॉर्टेंट कड़ी है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक कोई रॉ का ऑफिसर कहीं जा कर के फंस गया, तो वहाँ पर वो अपना जो जानकारी है वो दूसरे को नहीं दे करके खुद अपना हत्या कर लेगा, ठीक है। या दूसरे का जो इम्पोर्टेंट कोई कड़ी है दूसरे देश का हमारे पास आया तो उसको जानते ही रॉ उसका हत्या कर देगा, असैसिनेशन कर देगा, ठीक है। रॉ जो है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी बहुत अच्छा कोलैबोरेशन करके रखता है, मतलब साथ निभाता है, उसके साथ में मिल के काम करता है। जैसे कि आपका इज़राइल का मोसाद हो गया जो बहुत फेमस है, ठीक है, खुफिया तंत्र के लिए। रसिया का एफएसबी जो हो गया वो भी इम्पोर्टेंट बहुत है। एनडीएस अफ़गान का एजेंसी जो है वो, और आपका अमेरिका का जो सीआईए है उसके साथ भी रॉ काफ़ी अच्छा से एक्टिव रहता है और साथ में मिलके काम करता है। और भी बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जिसके बारे में रॉ अब साथ में मिलके काम करता है, बट हमको उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और कुछ भी पूछना है या कुछ भी आपको सजेशन देना है तो नीचे में कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।